पहले हम पढ़ते हैं कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के ऊपर। तो कार्बोकेटाइन को हम क्लासिफाई करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकेटाइन में। तो अगर आप कार्बोकेटाइन में नंबर ऑफ आर ग्रुप इंक्रीज करेंगे, और ये जो आर ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, अगर आप नंबर ऑफ आर ग्रुप इंक्रीज करते हैं कार्बोकेटाइन में, तो ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन है मोर स्टेबल कंपैरिजन टू सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो इस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को हम टू डिफरेंट प्रिंसिपल के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। वन इज इंडक्टिव इफेक्ट एंड अदर इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो पहले पढ़ते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है जो अकर होता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड। सो इन दिस मिथाइल ग्रुप, व्हेन वी कंपेयर इट विद दिस प्राइमरी ग्रुप, there is a R group. This R group is electron donating group. So this carbocation is unstable because there is no species which can donate its electron to this electron deficient carbon. So this R group is electron donating group. तो ये इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करता है by donating its electron through this sigma bond. Okay? तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ R ग्रुप इंक्रीज करते रहेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होता रहेगा। सो दिस इज द रीजन दैट टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल कंपैरिजन टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी, क्योंकि टर्शियरी में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि आर ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं थ्रू दिस सिग्मा बॉन्ड टू दिस कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इज द स्प्रेडिंग आउट चार्ज बाय द ओवरलैप ऑफ एन एम्प्टी p ऑर्बिटल with an adjacent sigma bond is called hyperconjugation. हम दो एग्जांपल देखते हैं, दिस मिथाइल कार्बोकेटाइन एंड दिस आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। दोनों sp2 कार्बोकेटाइन है, दोनों ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकेटाइन है, और दोनों के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है अबव एंड बिलो द प्लेन। लेकिन दिस मिथाइल कार्बोकेटाइन देयर इज नो नियर बाय कार्बन which contain hydrogen, so there is no nearby CH sigma bond. अगर CH sigma bond होता तो उसका जो इलेक्ट्रॉन था p ऑर्बिटल में वो ओवरलैप करता इस कार्बोकेटाइन के p ऑर्बिटल के साथ। तो इसमें ऐसा कुछ भी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन का केस देखें, तो यहाँ पे ये एक CH सिग्मा बॉन्ड है जिसका p ऑर्बिटल डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, या ओवरलैप कर रहा है इस कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ, तो इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ CH सिग्मा बॉन्ड इज 3 इट्स दिस साइड, एंड आल्सो देयर इज नंबर ऑफ CH सिग्मा बॉन्ड इज 3, सो टोटल 6 CH सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन के सराउंडिंग में। तो ये कार्बन स्टेबल है कंपेयर टू दिस मिथाइल कार्बोकेटाइन। द रीजन इज क्योंकि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। सो द लार्जर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन एडजेसेंट कार्बन, द ग्रेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ हाइपर कंजुगेशन एंड लार्जर इज द स्टेबलाइजेशन। व्हेन इज द मैकेनिज्म ऑफ SN1 और SN2? जो SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म है वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। वन इज आपका अल्काइल हैलाइड कौन सा है, सेकेंड वन इज आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है या वीक है, थर्ड इज लिविंग ग्रुप गुड है या पुअर है, एंड सॉल्वेंट प्रोटिक है या एप्रोटिक है। अगर हम अल्काइल हैलाइड की बात करें, तो आपका जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है उसमें SN1 रिएक्शन होती है, और आपका अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो उसमें SN2 रिएक्शन होती है। सेकेंडरी में SN1 और SN2 दोनों होती है, बट यहाँ पे डिपेंड करता है कि अदर फैक्टर कैसे हैं, कि न्यूक्लियोफाइल कैसा है, लिविंग ग्रुप कैसा है और सॉल्वेंट कैसा है। तो अब हम न्यूक्लियोफाइल का रोल देखते हैं ऑन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। अगर SN1 रिएक्शन के रेट की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की, तो इसमें आप देख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है। तो आपका चाहे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो या वीक न्यूक्लियोफाइल हो, SN1 रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होती तब तक न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता है। तो सारा का सारा जो रोल है वो आपके अल्काइल हैलाइड का रोल है। SN2 रिएक्शन में आपका अल्काइल हैलाइड का भी रोल है और न्यूक्लियोफाइल का भी रोल है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपके पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है तो उसमें SN2 रिएक्शन जाएगी या SN1 रिएक्शन जाएगी। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और हाई कंसंट्रेशन में है तो वो फेवर करेगा SN2 रिएक्शन। अगर आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल है तो वो फेवर करेगा SN1 रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द रेट ऑफ एनी कंपीटिंग SN2 रिएक्शन। जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास कंपाउंड A है,
ब्रोमीन इज ए गुड लिविंग ग्रुप। अब यहाँ पे आप अपना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दे देते हैं, तो ये फॉलो करेगा SN2 रिएक्शन और इसमें आपको मिलेगा इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब हम लेते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल का केस। वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, ऑल्दो ब्रोमीन इज ए गुड लिविंग ग्रुप, बट यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। तो ब्रोमीन यहाँ से निकल के पहले आपको कार्बोकैटायन दे देगा। जब आपका कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तब आपका वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। तो अगर आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, हाई कंसंट्रेशन में है, तो वो प्रेफर करेगा SN2 रिएक्शन, और अगर आपका वीक न्यूक्लियोफाइल है तो वो प्रेफर करेगा SN1 रिएक्शन। और SN1 रिएक्शन में दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, ये आपको पता है, बिकॉज ऑफ बैक साइड अटैक और अपसाइड अटैक। अटैक दोनों तरफ से हो सकता है। अब हम बात करते हैं लिविंग ग्रुप की। सो जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतना ही SN1 और SN2 रिएक्शन बेटर होंगी। तो इसमें यहाँ पे भी आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अब हम पढ़ते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट का बहुत इफेक्ट होता है ऑन रेट ऑफ SN1 और SN2 रिएक्शन में। अगर आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो फेवर करता है SN1 रिएक्शन को। अगर आपके पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है वो फेवर करता है SN2 रिएक्शन को। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से हुए, जैसे वाटर हो गया, मिथेनॉल, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होने के ज्यादा चांसेस हैं विद अनायन। तो यहाँ पे आप SN1 रिएक्शन देखिए। तो इसमें यहाँ पे जब ब्रोमीन रिलीज होगा तो एक बनता है कार्बोकैटायन और दूसरा बनता है कार्बो अनायन। ये जो दो चार स्पीशीज बनी है इसमें से जो कार्बो अनायन है वो स्टेबलाइज होता है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर के हाइड्रोजन के साथ। ये आपका मिथेनॉल है उसमें जो हाइड्रोजन है उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड में जाता है, तो इसको स्टेबलाइज करता है। तो अब न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर पाएगा इस कार्बोकैटायन के ऊपर। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करते हैं SN1 रिएक्शन को। अब बात करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक डाइऑक्सेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकती। अगर इस केस में आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेंगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल में आप देखिए नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये H प्लस जो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है उसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी। ओके, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर आप SN2 रिएक्शन में यूज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए हमेशा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आपको यूज करना है जब आपकी रिएक्शन SN2 है। तो SN1 रिएक्शन के केस में आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करना है और SN2 रिएक्शन के केस में आपको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करना है। तो